गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। तो डीआरडीओ ने जो है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को टेस्ट किया है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसको जो है ओडिशा के जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है हमारा, वहाँ से टेस्ट किया गया है। तो इसको डेवलप हमारे डीआरडीओ की एक लैब है, उसने किया है, डीआरडीओ लैब जो है। और ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारे इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किया जाएगा और 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये से अटैक कर सकता है। मल्टी टारगेट को एंगेज कर सकता है, बहुत सारे टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, बहुत सारी डायरेक्शंस में एंगेज कर सकता है। हर वेदर में के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस और जो है उसको जो है ये पार कर सकता है। और सर्वेलेंस और इसके अंदर ट्रैकिंग रडार्स जो हैं वो दोनों ही उपलब्ध भी होते हैं, ठीक है। अब जो है इसकी स्पीड 2.5 मैक तक जाती है, ठीक है। 2.5 मतलब 2.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 96% इंडिजनाइजेशन है इसमें, मतलब 96% जो इसमें सामान लगा है वो इंडिया से ही परचेज हुआ है, ठीक है। इंडिया ने खुद बनाया है। और इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी रिसेंटली आई थिंक हमने दिसंबर में ही कवर किया था इसको, कि यूनियन कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आकाश मिसाइल्स बहुत सारे और सिस्टम्स को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ने हमारे जो है एक मिशन रखा है कि $5 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट करना चाहती है हमारी गवर्नमेंट, और वो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो है उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स अप्रूवल के लिए कि कौन कौन से सामान को हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। तो उस कमेटी में हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जिनको हम रक्षा मंत्री कहते हैं, वो भी हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्रीज को कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं हम वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। सो डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली flight tested the new generation Akash missile. It's a surface to air missile and it has been developed by DRDO's lab. It will prove to be a boon for Indian Air Force. It has a strike capability of almost 25 kilometers. It is a multi-target. It can engage multiple targets. It can be fired in multiple directions. It has a all-weather air defense system consisting of surveillance and tracking radar, so it can basically intercept the threats that are coming towards it. It has a speed of almost 2.5 Mach. So 2.5 Mach means 2.5 times the speed of sound. The most important thing about this generation of missile is Akash missile is that it is made up of 96% indigenization. So 96% of the products which are used in making this missile are procured from India only. So we have a component of export also. Okay, so Union Cabinet decided in December 2020 that we will be exporting Akash missiles to friendly countries. Apart from these Akash missiles, some other components such as coastal surveillance system, radars and air platforms were also identified to be exported to all those countries which have shown interest in procurement of these systems. So for that export to come into fruition, so the government has decided that a committee for defense exports approval will be made, and this committee will consist of Raksha Mantri, EAM and National Security Advisor. So these three luminaries, they will decide which type of defense export will be done for which kind of friendly country. Okay, so they will have authority over defense exports and the decision will be made by this committee only. Okay, so now let us see the next topic, which is एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होते हैं? जो टैंक्स को मारने के लिए जो हमने बेसिकली बनाए होते हैं, कि अगर सामने वॉरफेयर हो रहा है, कन्वेंशनल वॉर चल रहा है हमारा आपस में, हम उनके सामने आर्मी है, हमारी सामने आर्मी है, तो उनके टैंक्स को, ताकि उनके टैंक्स को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि जनरली टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर से बने होते हैं वो। तो इसके लिए स्पेशल मिसाइल्स लगते हैं, वो ये मिसाइल्स होते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। तो इंडिया ने जो है एक और टेस्ट किया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, जो कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको MPATGM कहते हैं, ठीक है। लो वेट है, ये फायर एंड फॉरगेट है, मतलब अपने आप ही ये उसको टैंक को जो है लोकेट करके मार देता है। और इसमें मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा है, ठीक है।
मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर क्या होता है कि जो आपका मिसाइल है वो कैसे देख रहा है कि टैंक को, उसको कैसे पता लगेगा कि टैंक कहाँ पर है, ठीक है। वो इंफ्रारेड का यूज करेगा, जहां से उसको हीट आ रही होगी, हीट को ही ये ट्रैक करता है। जहां से उसको लग रहा होगा कि इतनी हीट जो है जनरली टैंक जो निकालता है, उसको ये ट्रैक करके उसको फिर ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो है, जैसे ये जो इंफ्रारेड जो आपकी इमेजिंग सीकर होती हैं, जो ये बहुत अच्छी एक रडार सिस्टम होता है, इसके थ्रू जो है आपके मिसाइल्स जो है वो बहुत अच्छा चल सकते हैं। लेकिन इसका एक जो है वो फॉल्ट भी होता है कि अगर सामने वाली एनिमी जो है कंट्री, अगर वो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर ले कि वो आपके जो है इसको इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर को धोखा दे ले। कैसे धोखा दे सकते हैं? वो कोई ऐसा लो कॉस्ट, एक ऐसा समझ लो कोई व्हीकल है, उसके ऊपर वो उतना ही अमाउंट का हीट जनरेटर लगा देंगे जितना टैंक करता है, तो आपके मिसाइल को लगेगा कि वो टैंक है और वो जाके उसको अटैक कर देगा। उससे क्या होगा, उनका टैंक बच जाएगा और उनका एक छोटा सा कोई लो कॉस्ट व्हीकल या कोई और प्रोडक्ट जो है वो डैमेज होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर इसमें लगा है और ये उसके बेसिस पर ही जो है, और एडवांस्ड एवियोनिक्स भी लगे हैं, उसके बेसिस पर ही अटैक करता है टैंक को जाके। तो अब बैकग्राउंड इसका यही है कि सिंस वर्ल्ड वॉर वन कंट्रीज सोच रही थी कि टैंक्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है ये सिस्टम बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद ये सिस्टम बना। तो इंडिया तो पहले इंपोर्ट डिपेंडेंट था इसके ऊपर कि इंपोर्ट करना पड़ता था इंडिया को, लेकिन डीआरडीओ ने फिर बाद में डिसाइड किया वो खुद अपने आप बनाएंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को। जो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके अंदर ये मिसाइल्स को बनाना शुरू कर दिया गया। फिर अब आपको पता है जो ये सबसे पहला जो है वो हमने अभी रिसेंटली जो टेस्ट किए जितने, उनमें सितंबर 2019 में सबसे पहली बार किया हमने टेस्ट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। फिर उसके बाद फरवरी 2000, उससे पहले फरवरी 2018 में भी हमने जो नाग मिसाइल जो है हमारा ATGM ही है, वो भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसको भी टेस्ट किया था। फिर हमने इसराइल से भी जो है वो परचेज की है एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल्स, ठीक है। और अभी हमने अक्टूबर में ही पढ़ा था, इसको हमने प्रीलिम्स बूस्टर में भी देखा था अपने, कि लेजर गाइडेड वर्जन भी हमने टेस्ट किया था, ठीक है, जो लेजर का यूज करते हुए टैंक को अटैक करता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब सामने दो कंट्रीज अगर लड़ रही हैं, दो कंट्रीज की आर्मी लड़ रही है, तो उसमें टैंक्स जो है वो बहुत ही स्पेशल होता है। तो उसको डिस्ट्रॉय करना वैसे बहुत मुश्किल होता है, बट उसके लिए स्पेशली ये मिसाइल्स जो है वो बनाए जाते हैं ताकि जो है एनिमी टैंक को डिस्ट्रॉय कर लें, ताकि वो जो है हमारी आर्मी को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, ठीक है। So now let us see this topic in English: anti-tank guided missiles. So DRDO has tested an indigenously developed low-weight fire and forget man-portable anti-tank guided missile. So it is based upon miniaturized infrared imaging seeker. So this infrared imaging seeker means that it a certain amount of information is feeded in this missile system, or according to which this missile system intercepts the heat which is emitted by its target. So in this case, this missile will know that a tank generally emits such and such amount of heat, and this infrared seeker will intercept any amount of heat which is coming from any location, and because of that this guided missile will change its direction and it will hit that target, whichever vehicle or whichever tank is emitting such amount of heat. It will use infrared and it will tackle that target. Okay, so this anti-tank guided missiles is will be based upon miniaturized infrared imaging seeker, and this background is also there. The world has always been wondering how they can engage with the enemy tanks, and since the World War II, these anti-tank guided missiles were developed, and India was initially import dependent upon these missiles. Later on, DRDO decided to start working on these ATGMs by itself. Okay, so we have tested several such ATGMs, first in February 2018, then in September 2019. We also procured anti-tank spike missiles from Israel in 2019 December, and in October 2020 we also developed the laser guided version of anti-tank guided missiles. Okay, so this new one is an addition to that series, and it will boost the capabilities of our armed forces to engage the tanks which are otherwise
having very strong armors. Okay, so the importance in armored warfare is that when two defense forces are fighting a war, the tanks are a formidable force, and we want to neutralize the threats which come from the enemy tanks. So because tanks are very uh, tanks have a very strong armor, so generally we cannot neutralize them through the use of conventional weapons. So special kind of missiles, these anti-tank guided missiles, are required to destroy the enemy tanks, and we have been developing these systems for quite a long time now. Okay, so now let us see the next topic, which is 97th Amendment Act of the Constitution. तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी रिसेंटली जो है जो 97th अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, उसके कुछ प्रोविजंस को जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया है। क्योंकि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि कहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो उस पर पार्लियामेंट ने कैसे एक्ट बना दिया, ठीक है। और अगर बनाना ही है स्टेट लिस्ट की, अगर आपके लिस्ट पे कोई एक्ट बनाते हो तो आपको पता है ना कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको रेटिफाई करनी चाहिए, तो ऐसा तो हुआ नहीं था। तो 2011 में सोचो ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास कर दी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, और उसको स्टेट लिस्ट से पास जो है स्टेट से पास ही नहीं कराया, ठीक है। तो यही जो है ऑब्जर्व किया था गुजरात हाई कोर्ट ने भी, और उन्होंने जो एंटायर पार्ट है, जो पहले तो उन्होंने पूरी की पूरी अमेंडमेंट को ही उन्होंने कैंसिल कर दिया था। कहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो आप इस पर कैसे एक्ट बना रहे हो या इस पर कोई लॉ बना रहे हो? इस पर तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर बनाना ही था तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का जो कंकरेंस लेनी होती है, जो रेटिफिकेशन चाहिए होती है पार्लियामेंट के लॉ के पार्लियामेंट के पास करने के बाद, क्या आपने वो करवाया? तो वो नहीं हुआ था। तो इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा ही जो है ये इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब है सेंटर ने अप्रोच किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे प्रोविजंस को जो है वो स्ट्रक डाउन किया जो कि स्टेट लिस्ट में थे, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो डील करते थे। लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब जो बहुत सारे स्टेट्स में है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनसे जो प्रोविजंस डील करते थे, उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रहने दिया, क्योंकि वो सेंटर के डोमेन में आती है, वो यूनियन लिस्ट में आती है, ठीक है। एंट्री नंबर आई थिंक 44 आता है, यस, एंट्री नंबर 44 जो है वो यूनियन लिस्ट में ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं वो यूनियन लिस्ट में आती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रहने दिया है, ठीक है। तो यही इशू चल रहा है। जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने कैसे जो है इसको पास कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड जो कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के डोमेन का काम है, आपने उसमें भी एक्ट बना के जो है वो ये तक डिटर्मिन कर दिया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितना उनका टेन्योर होगा, और उनको क्या क्या जो है उनकी क्वालिफिकेशन होगी। ये सब काम जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स का काम था। आपने अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा जो पावर्स हैं वो आपने अपने आप पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दी, ये जबकि आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो जो है, now let us see this topic in English. 97th Amendment Act of the Constitution. So recently the Supreme Court has struck down several provisions of the 97th Amendment to the Constitution. This constitutional amendment was passed in 2011, and it deals with the cooperative societies. Okay, so as these cooperative societies fall under the state list, that's why the Gujarat High Court in 2013 it struck down this entire amendment and said that this is the parliament has tried to usurp the powers of state legislatures, because this particular subject falls under the state list. So in against this order of Gujarat High Court, the central government went to the Supreme Court, and the Supreme Court has struck down some provisions of this amendment while upholding some provisions which deal with multi-state cooperative societies. So the provisions which were dealing with cooperative societies, they have been struck down, but the provisions which were dealing with multi-state cooperative societies, so multi-state cooperative societies are those which are present in several states, and because of them being present in several other states and not in just one state, the central government can intervene, because this particular subject falls under the entry number 44 of the union list. So the Supreme Court has upheld that provision, but it has struck down the provisions which were dealing with cooperative societies. Okay, so this is the crux of this matter. You can read this here.
You won't be finding it any difficult because I explained it to you. Okay, so now let us see the next topic which is maglev train. तो चाइना जो है उन्होंने जो है ये maglev ट्रेन जो कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेगी, जो मतलब उसकी टॉप स्पीड होगी, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल होगा, उसको लॉन्च किया है। चाइना की एक सिटी है किंगडाओ जो कि शैंडोंग प्रोविंस में पड़ती है, वहाँ पर इसको सिटी को जो है वो बनाया, इसको ट्रेन को जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बड़ी एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है मैगलेव ट्रेन। ठीक है, और इसका जून 2020 में इन्होंने पहली बार ट्रायल किया था और उसके बाद जो है इसको जो है लॉन्च किया है। तो इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि ये जो है ट्रैक्स जो होते हैं उससे थोड़ी ऊपर उठी होती है, 10 सेंटीमीटर हवा में होती है। ठीक है, कैसे हवा में होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप एक मैग्नेट को और दो मैग्नेट्स को बेसिकली अगर आप पास लेके आओगे तो जो उनका अगर वो सेम पोल्स है, साउथ पोल और साउथ पोल होगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। ठीक है, तो यही कंसेप्ट इसमें यूज किया जाता है कि जो रिपेल करते हैं तो वो मतलब समझ लो कि जो ट्रेन का ट्रैक है वो अगर साउथ पोल है तो जो उसके ऊपर ट्रेन का जो का एक ऐसा मैग्नेट लगा दिया जाता है, ऑफ कोर्स दोनों जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट्स होते हैं जो कि सिमिलर, अब आपको पता है ना कि जो कि सिमिलर पोल का हो। ठीक है, अब आपको पता है ना कि सेम जो पोल्स हैं मैग्नेट में वो रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को से दूर होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो ट्रेन जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर रहती है ट्रैक से, और क्योंकि जो ट्रेन है वो ट्रैक्स को टच नहीं कर रही है, इसलिए जो है वो ट्रेन हवा में है, और ट्रेन के हवा के में होने की वजह से फ्रिक्शन नहीं मिल रही उसको चलना नहीं पड़ रहा बेसिकली। ठीक है, वो हवा में ही चल रही है और उसको कोई व्हील नहीं घूम रहा, उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं है। ठीक है, उससे क्या होता है कि इसकी स्पीड बहुत हाई हो सकती है क्योंकि उसको कोई व्हील्स के ऊपर तो वो डिपेंडेंट है नहीं है। ठीक है, वो तो हवा में चल रही है एक तरह से ट्रेन, तो उसकी वजह से जो ट्रेन है उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है, और ये जो ट्रैक है जो ये जब ये चलती है, ये कैसे चलती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट्स होते हैं और वो इसको धक्का देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली प्रोपल्शन होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन, उसको धक्का देते हैं, उसकी वजह से जो है ट्रेन चलती है। ठीक है, सो ये जो ट्रेन है मैगलेव ट्रेन, इसका यूज़ किया गया मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो उसका यूज़ करके जो है बिना ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट किया। अब इसमें क्या होगा, आपको व्हील्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जो पार्ट ऐसा नहीं है ट्रेन में, इंजन नहीं मूव हो रहा, कुछ भी नहीं मूव हो रहा, सिर्फ एक तरह से एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन दे दिया और हवा में ही वो ट्रेन चलती जा रही है, क्योंकि जो कंसेप्ट है हमारा मैग्नेट्स का कि सेम पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स तो अट्रैक्ट करते हैं ऑफ कोर्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स अगर आप अलग अलग मैग्नेट्स के करोगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सेम पोल्स आप करोगे तो वो रिपेल करते हैं। ठीक है, उसी टेक्निक का यूज़ करते हुए यूज़ करते हुए टेक्निक जो है ये ट्रेन को बनाया जाता है। ठीक है, so now let us see this topic in English, maglev train. So China has unveiled a high-speed maglev train which can reach a speed of almost 600 kilometers per hour. So it is the world's fastest ground vehicle. So it has been launched in the city of Qingdao, which is present in China's Shandong province, and this maglev train works on a very interesting phenomena. It uses magnetic levitation technology. So what it does, you know that the same poles of a magnet, of two magnets, they repel each other. So what does this train do? The tracks and the tracks and the train's bottom, they are electrically charged magnets. Okay, so they repel each other. Okay, so that's why the train is in the train is basically hovering 10 centimeters above the tracks. So what it means, the train is not running on tracks, the train is floating on tracks. Okay, so because of it being floating, it is not it does not have any wheels, it does not have to have any moving parts. Okay, so it is just using electrical propulsion to move ahead, and it is because there is no friction, that's why or very minimum friction, that's why it can attain a speed of high speeds of almost 500 to 600 kilometers per hour. Okay, so that's the same technology which China is using, this maglev train is using. And a good news is India is also planning such trains in several cities of the country, and soon probably we will also see such a train in India. Okay, so now let us see the next topic which is bird flu. तो एक 11 साल के बच्चे को जो है वो पहला केस जो है वो बर्ड फ्लू का सामने आया गुरुग्राम से। ठीक है, तो जो स्टेट की
IDSP स्टेट सर्वेलेंस यूनिट होती है, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। अब ये देखेंगे कि IDSP क्या होता है, हमने देखा भी है पहले इसको, ठीक है, इन जो हमारा सर्वेलेंस करते हैं डिसीज़ की, ठीक है। तो जो डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम है हमारा, ये भी देखते हैं हम अभी। पहले हम देखते हैं बर्ड फ्लू क्या होता है। तो बर्ड फ्लू जो है एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है। सबसे पहली बार ये हांगकांग में मिली थी 1997 में, ठीक है। और इंडिया में भी बहुत सारे इसके आउटब्रेक्स हुए हैं, 2005 से लगातार होते आ रहे हैं। और ये कई तरह का होता है, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा जो हमारे को अभी मिला है, ये H5N1 वाला मिला है, A वाला जो है H5N1, और ये बहुत ही कंटेजियस है, सबसे ज़्यादा जल्दी फैलता है ये, ठीक है। और ये बहुत पोल्ट्री के लिए बहुत डेडली होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डेथ होती है पोल्ट्री की। ह्यूमंस को भी हो सकता है ये, मैमल्स को भी बेसिकली हो सकता है, तो मतलब ह्यूमंस को भी हो सकता है ये। और इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बर्ड्स का, वो 50% तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या पड़ता है, एक तो आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पर हुआ है, डिसीज़ आउटब्रेक को देखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, और कुछ केसेस में मोस्टली यही करना पड़ता है वैसे तो, कि कलिंग करनी पड़ती है, मारना पड़ता है उनको, ताकि बर्ड्स को, ताकि वो जो है, अब समझ लो अगर बहुत सारे बर्ड्स हैं किसी एरिया में, तो आपको बीच में ऐसे ऐसे गैप्स डालने पड़ेंगे बर्ड्स को मार मार के, ताकि जो है वो दूसरे बर्ड्स में ना फैले, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम देखते हैं, जिनको जो अभी कह रहे हैं कि स्टेट की यूनिट जो है IDSP की, उसको बता दिया गया है। तो IDSP जो है 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया था, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से बनाया गया था, और जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये काम करता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या, एक सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट होता है, फिर स्टेट सर्वेलेंस यूनिट होता है, और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस यूनिट। ये नज़र रखते हैं कि कोई भी ऐसी डिसीज तो नहीं हो रही कि जो एपिडेमिक बन सकती है बाद में। तो और ये हर हफ्ते के बेसिस पर डेटा अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। और ये डिसीज के जो ट्रेंड्स, किसी भी अगर समझ लो, जैसे गुरुग्राम का केस है, इसमें स्टेट सर्वेलेंस यूनिट्स को उन्होंने बता दिया है। तो स्टेट सर्वेलेंस यूनिट अब जो है पूरी जानकारी लेगी उस बर्ड फ्लू के बारे में, और देखेगी कि क्या ये एपिडेमिक तो नहीं बन सकता, और अगर ऐसा होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस यूनिट्स और सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट को बताएंगी, उसके बेसिस पर आगे पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी, ठीक है। तो ये सर्वेलेंस के लिए है, मतलब नज़र रखने के लिए कि कोई भी ऐसे डिसीज़ जो एपिडेमिक बन के पूरे देश को तंग ना करे, इसका ही यूज़ करके जो है हमने इवन कोरोना को भी जो हम टारगेट कर रहे थे शुरू में, ठीक है। बाद में ऑफकोर्स कोरोना जो है वो एपिडेमिक बन गया, तब इनका जो है वो रेलेवेंस उतना नहीं रहा, बट शुरू में इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम ने बहुत हेल्प किया है, ठीक है। सो अब इसका जो है एक हमने न्यू भी देखा है कि एक न्यू प्रोग्राम भी आ गया है, जो है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई थिंक यही नाम है उसका, आई कांट रिमेंबर, अप्रैल में आया था ये, जिसमें रियल टाइम बेसिस पर जो है वो अब जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे जो IDSP है, इसमें तो वीकली बेसिस पर आ रहा है ना, ठीक है, कि वीकली बेसिस पर जानकारी डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसमें रियल टाइम साथ के साथ डेटा कलेक्ट किया जाता है, परमानेंट 24/7, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है, अभी अप्रैल में उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। बर्ड फ्लू, एंड 11-year-old child has been reported as the first human case of H5N1 virus from Gurugram. So the government has also alerted the IDSP, State Surveillance Unit of Haryana, so that they can create an epidemiological investigation into the case. So this bird flu is also called avian influenza. It's a highly contagious viral disease. It was first reported from Hong Kong in 1997. India has also seen multiple outbreaks of this virus since 2005. This particular H5N1 virus is very contagious, and it is deadly for poultry. Okay. It also affects humans, of course, several mammals also. But the high level of mortality is seen in only poultry. Okay, so almost 50% of the birds which are affected by this virus, they die with this disease. Okay, so how generally the governments deal with it? So generally the governments adopt a policy of culling. So culling means killing these animals. So killing the animals which are infected by this virus, the government kills them, or even kills those who are susceptible to this virus, so that an effective barrier can be created
to prevent other birds from this disease. Okay, so this integrated disease surveillance program, it was launched in 2004 with the help of the World Bank, and it is working under the National Health Mission launched by the Ministry of Health and Family Welfare. And this is basically a surveillance program. So whenever a disease, just take an example of this disease. So this case of bird flu is reported from Gurugram. So the district surveillance unit, they will inform the state surveillance units, and the state surveillance units will inform the central surveillance units that this disease has emerged in this particular area, and we have to take some actions. Okay, so these units will also conduct epidemiological tests or studies to see if this particular disease is prone to become an epidemic or not. So in corona's case also, we utilize the data generated by this IDSP, but once the corona entered the community transmission stage, the relevance of IDSP declined. Okay, so this IDSP, it collects data on a weekly basis, but now of course, as I've told you, in April this year, we have also launched a new system which generates data on a real-time basis. Okay, so I think it is called integrated health information system or something like that. I can't remember it exactly, but it is good because it generates data on a real-time basis. Okay, so this is a surveillance program just to check if any disease is if any disease is so contagious that it may become an epidemic in the near future. So from central level to the district level, all these surveillance units, they coordinate with each other to discuss about the policies which will be adopted in case a disease is having any epidemic potential. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.